चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन का इक्वेशन लिखने के डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखे थे और उसके ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज के अंदर के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं, खत्म कर देते आज और फिर आगे वाला पार्ट देखना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 के 8 क्वेश्चंस हो गए थे लास्ट क्लास के अंदर, जिसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था। ठीक ठाक क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। नीचे 3 लाइन की इक्वेशन दी है। पहला दिया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन दिया है 3x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 1। और तीसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो लाइन की इक्वेशन दिए है और आपको लाइन की इक्वेशन को देख के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लिखना है। हमेशा याद रखेंगे, एक तो तरीका है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया है और आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लिखना है। तो जो मैंने बताया था कि अगर लाइन है, ये लाइन है, मुझे इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करें, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको जो भी लाइन का इक्वेशन दिया है उसको आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आइए, क्योंकि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब इसमें x के नीचे जो लिखा हुआ है वो x इंटरसेप्ट होता है और y के नीचे जो लिखा है y इंटरसेप्ट होता है। इसमें कंपैरिजन वाली बात याद रखनी है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव ही साइन चाहिए और राइट हैंड साइड में 1 ही चाहिए, तभी वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। तभी क्या कहलाता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। अब आपके पास दो तरीके हैं, लाइन का इक्वेशन दिया है और उस लाइन का इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक जो मैंने पहले बताया, x की वैल्यू पुट करो 0 तो y इंटरसेप्ट मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इंटरसेप्ट मिलेगा। दूसरा तरीका है जैसे कि पहले वाला। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रखा है इसको। इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 1 है, दोनों के बीच में एडिशन का साइन है। ठीक है, तो आप इसको इसके साथ में कंपेयर कर सकते हो। तो क्या आएगा इसका x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या आएगा 3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है ना, ये वाला इक्वेशन सीधा सीधा इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। और अगर कोई इक्वेशन ऐसा लिखा है तो उसमें x के नीचे वाला नंबर क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है, y के नीचे वाला नंबर क्या है, y इंटरसेप्ट। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 है, दोनों के बीच में एडिशन है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो x के नीचे वाला नंबर क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया, y के नीचे वाला हो गया y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट हो गया 3 एंड y इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट क्या हो गया 2। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर b दिया है। अब b में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या यहाँ पर आपको वो सीधा सीधा x/a प्लस y/b का फॉर्म दिखाई दे रहा है। देखिए 3x/2 है, 3x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 1 दिया है। अब मुझे अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाऊंगा। तो वो अगर मैं लाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, देखो वो तो हम बोलते हैं ना मराठी में कि रामबाण उपाय, कौन सा, x इज इक्वल टू 0 पुट करना, y इज इक्वल टू। मैं आपको इसके लिए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वाला अप्रोच बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लाइन का इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ रहता है तो सीधा सीधा इंटरसेप्ट लिखना आसान होता है ना। अब यहाँ पर अगर मुझे इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 3 को नीचे ले आऊँगा, 3 नीचे चला जाएगा तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये 3 2 के नीचे चला जाएगा कि नहीं, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप 3/2 इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया आपका a, ये हो गया b, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो दैट इज x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया x इंटरसेप्ट एंड ये क्या हो गया y इंटरसेप्ट।
ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी देखिए इसके अंदर का, अब जो सी दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। देखिए मैंने क्या किया, हाँ बेटा, मैंने 12 को राइट हैंड साइड में भेज दिया। ठीक है, 12 को मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया तो -12 बन गया। अब मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में क्या होता है, +1 होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर +1 लाना है तो मैं पूरे इक्वेशन को -12 से डिवाइड करूंगा। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय -12 वी गेट क्या मिलेगा आपको, 2x/12 -3y/-12 इज इक्वल टू -12/-12। पूरी इक्वेशन को -12 से डिवाइड किया तो क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x/-6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y/4 इज इक्वल टू 1। अब बीच में प्लस साइन है और इधर 1 है तो ये आ गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस फॉर्म में आएगा नहीं ये, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x इंटरसेप्ट क्या हुआ, x इंटरसेप्ट हो गया -6 एंड y इंटरसेप्ट हो गया 4। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कंटेन्स द पॉइंट एंड द सम ऑफ whose इंटरसेप्ट इज 0। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, आपको एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। दैट लाइन कंटेन्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा, लाइन कंटेन्स पॉइंट A having coordinate 1, 3 and the sum of whose intercepts is 0। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्या दिया है इसमें, आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या पूछा है, लाइन का इक्वेशन पूछा है और दिया क्या है आपको, वो लाइन कंटेन कर रही है एक पॉइंट को। इसका क्या मतलब होता है, वो पॉइंट उस लाइन पर है, या फिर कह सकते हो लाइन इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। लक्ष्य दे देख तुमचा, अगर कोई कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कंटेन्स, क्या कह रहा है वो, व्हिच कंटेन्स दैट पॉइंट। कंटेन्स का मतलब क्या होता है, कंटेन करना मतलब क्या, खुद में समा के लेना ना, स्वतः सामो है ना, होतो नहीं आता। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कंटेन्स दिस पॉइंट। व्हिच कंटेन्स दिस पॉइंट मतलब उस लाइन के ऊपर वो पॉइंट है ये। तो भाषा को समझिए, अगर वो हमें लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि लाइन कंटेन्स दिस पॉइंट, मतलब आप बोल सकते हो लाइन इज आइदर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और कह सकते हो दैट पॉइंट लाइज ऑन दैट लाइन। पहली बात क्लियर हो गई। तो लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट या फिर दिस पॉइंट कंटेन्स ऑन दिस लाइन, ये उसके ऊपर है। अब आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, याद रखना। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दे रखा है आपको, लाइन का इक्वेशन लिखना है और लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है। अब क्या कहा है, उस लाइन के जो इंटरसेप्ट्स है उनका सम कितना आता है, 0। जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है कहीं जाके, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो वो जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है उनका सम 0 आ रहा है, कहा जा रहा है। हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है और आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, उस इक्वेशन की लाइन का इक्वेशन निकालना है और उस इक्वेशन का उस लाइन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, तो सीधा सीधा आप लिख लेना कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी। मान लेते हैं जिस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं उस लाइन का इक्वेशन क्या है, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या मान लेते भैया, x/a + y/b = 1। क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट का जिक्र हुआ है इसके अंदर, और अगर इंटरसेप्ट का जिक्र हुआ है दोनों भी इंटरसेप्ट्स का, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x/a + y/b = 1 होता है। अगर सिर्फ y इंटरसेप्ट होता तो y = mx + c लेते। क्योंकि यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट की बात की जा रही है इसलिए मैं लाइन का इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ, x/a + y/b = 1। हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है
लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है और वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां पर भी कट कर रही होगी तो उसके जो इंटरसेप्ट आ रहे हैं उनका सम 0 आ रहा है। तो कंडीशन समझ में आ गई। लाइन का इक्वेशन लिखना है कौन सी कंडीशन में, लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है और लाइन के इंटरसेप्ट का एडिशन 0 आ रहा है। तो जब भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाए और इंटरसेप्ट्स की बात की हो तो सीधा सीधा लाइन का इक्वेशन ये ले लेना डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से। अब आपने लाइन का इक्वेशन लिख तो दिया, अब इसको अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूं मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करूं तो bx + ay = ab आएगा। यहाँ तक ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में ab आता है, उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कंडीशन क्या है। नाउ हियर a + b = 0 दिया है, क्योंकि अगर ये लाइन का इक्वेशन है बेटा तो ये क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हुआ, b क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। x x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है, दोनों का सम कितना दिया है उन्होंने, द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट। हमें जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है वो हमने लिख दिया, ये है। अब अगर ये लाइन का इक्वेशन है तो उस लाइन का ये क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया, b क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, इनकी सम कितनी दी गई है 0। तो मैंने क्या लिया a + b = 0 कहते हैं। तो दिस इंप्लाइज a क्या लिख सकते हैं हम लोग -b, a का वैल्यू -b रख सकते हैं, क्योंकि देखो इस इक्वेशन में अगर आपको a और b का वैल्यू मिल गया तो लाइन का इक्वेशन मिल गया। आई बात समझ में। मैंने लाइन का इक्वेशन क्या कंसीडर किया है, x/a + y/b = 1। अब इस इक्वेशन में मुझे सिर्फ मेरे को क्या टारगेट है कि मैं बस a और b का वैल्यू निकालूं। जैसे मुझे a और b का वैल्यू मिल जाता है बात खत्म हो गई। तो वो a और b का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या गिवन है, एक तो लाइन के ऊपर का पॉइंट गिवन है और रिलेशन बिटवीन इंटरसेप्ट्स गिवन है। रिलेशन बिटवीन इंटरसेप्ट क्या है, a + b = 0 है, तो a को मैं लिख सकता हूं -b। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं कौन सी, a = -b, तो मुझे क्या मिलेगा bx + -by, a की जगह -b लिख रहा हूं एंड -b × b। देख लो इस इक्वेशन में हमने a की जगह -b लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे a और b का वैल्यू चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए बताइए क्या होगा, bx - by = -b²। अब बताइए b क्या है, y इंटरसेप्ट है, तो वो 0 भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। अगर लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है तो y इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है। तो ये याद में रखना है, इसलिए b को कैंसिल नहीं करना है। आई बात समझ में। b को कैंसिल करेंगे क्या, नहीं करना है। हाँ तो अब आपको b का वैल्यू निकालना है। आपको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। देखिए होगा क्या इसके अंदर, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ पॉइंट a हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 3 satisfies इक्वेशन 2। a पॉइंट किस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है कि नहीं, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है इसका मतलब क्या होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। कहते हैं क्या, ये जो हमने लिखा है ये और ये, इसमें कोई फर्क है क्या, नहीं। या तो इसमें आप लाइन पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दो या फिर इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कहते हैं क्या, हाँ तो मेरे पास दिया हुआ है कि हमारा ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं ना, पॉइंट ए सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। रीजन क्या है, क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर है। तो देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो b, y का वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो क्या मिलेगा, 3b = -b²। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 2b = b²। ये देखो b - 3b - 2b माइनस माइनस कैंसिल हुआ, b² = 2b। अब क्या करना है आपको, b भी कैंसिल मत करना, b² - 2b = 0। तो दिस इंप्लाइज b कॉमन निकलेगा, b - 2 = 0। तो b = क्या आएगा, या तो 0 आएगा या फिर b का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। अब b अगर -2 है तो सॉरी
b का वैल्यू 2 होगा। अगर b 2 है तो ये क्या होगा, दिस इंप्लाइज ये क्या होगा -2। एक तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि a इज इक्वल टू -b है, तो b का वैल्यू कितना है 2 है, तो a का वैल्यू कितना होगा -2। और दूसरा तरीका क्या है, उन्होंने बोला है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट 0 आनी चाहिए, तो y इंटरसेप्ट अगर 2 है तो a इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट -2 होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम 0 आएगा ना। आ रही बात समझ में? हाँ, तो b इज इक्वल टू 0 या फिर b इज इक्वल टू 2 आपको मिला है। अब अगर b 0 है तो ये क्या बन जाएगा बेटा 0, और b अगर 2 है तो ये क्या बन जाएगा -2। तो जो कंडीशन उन्होंने दी है उसमें इंटरसेप्ट का एडिशन 0 आ रहा है, तो वो दो इंटरसेप्ट 0 0 भी हो सकते हैं, मतलब आपका लाइन जो है वो ओरिजिन से भी पास हो सकता है, या फिर लाइन कहां से पास होगा, मतलब लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे कट करेगा, इन दो पॉइंट्स में कट करेगा। तो लाइन के दो पॉसिबल इक्वेशंस हो सकते हैं, और दूसरा आंसर आपका नहीं आएगा अगर आप यहाँ पर बी भी कैंसिल कर दोगे, फिर आपने ये वाली संभावना को खारिज कर दिया, ये इसका मतलब होता है। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ, अब अगर बी और ए 0 है, मतलब लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू mx। अब अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये 0 रखेंगे, ये 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, उसके दो वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वहां पे दो इंटरसेप्ट थे, इसलिए नहीं दो जगह पे कट किया था उसने। ना, कंडीशन की वजह से उसके दो वैल्यूज आए ना। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, इक्वल इंटरसेप्ट नहीं, एडिशन 0 आ रहा है उनका। इक्वल इंटरसेप्ट वाला भी एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो जो इंटरसेप्ट है लाइन कट कर रही है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा, वाई इंटरसेप्ट मिलेगा। उन्होंने कहा है कि लाइन ऐसी जगह कट करेगी कि दोनों इंटरसेप्ट का एडिशन 0 आना चाहिए। तो ऐसे में आपके पास दोनों इंटरसेप्ट का एडिशन 0 कब आएगा, या तो दोनों इंटरसेप्ट 0 हो या फिर कुछ इस प्रकार हो। अब अगर दोनों इंटरसेप्ट 0 होते तो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, मतलब जो कंडीशन उन्होंने दिया है उस हिसाब से दो तरीके की लाइन बनती है, एक तो ओरिजिन से पास होने वाली या फिर ये वाली लाइन। तो ओरिजिन से अगर लाइन पास होती है तो इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx होता है। अब आपका जो पॉइंट है लाइन के ऊपर का, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, और क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो लाइन के ऊपर के दो पॉइंट मिल गए, एक तो ओरिजिन, ये दूसरा पॉइंट, तो लाइन का स्लोप क्या हो गया 3 - 0 / 1 - 0 दैट इज 3 हो गया। तो y इज इक्वल टू 3x, ये लाइन का एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, x/a मतलब -2 प्लस y/b मतलब 2 विच इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, -x + y, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लिया, इधर आके भेज दिया। तो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन विद दिस कंडीशन। आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, वो जो लाइन कट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो उसके इंटरसेप्ट का एडिशन 0 आ रहा है, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपकी ये दो इक्वेशंस बनते हैं। ठीक है, लिख लो फास्ट। चला पुढचा प्रश्न बघा, क्वेश्चन समजून घ्या पहिले। 11वा क्वेश्चन काय दिलेले रे याच्यामध्ये 11th मध्ये, या प्रश्नामध्ये आणि 10व्या प्रश्नामध्ये काही फरक आहे का? 10व्या प्रश्नामध्ये जे तुमचे दोन इंटरसेप्ट आहेत, म्हणजे तुम्हाला लाइन से एक इक्वेशन, आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है, और 10th क्वेश्चन में क्या दिया था, जिस लाइन का आप इक्वेशन निकाल रहे हो उस लाइन के जो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट है उनका सम 0 आ रहा है, ये कंडीशन दिया था 10th वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस कंटेनिंग द पॉइंट, पहले जैसा ही, मतलब ये पॉइंट कहां पर है, लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है, दिस पॉइंट इज पासिंग थ्रू द लाइन, जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, और वो जो लाइन है दैट लाइन इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में कट कर रही है, जो भी उसका एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है, सेम इंटरसेप्ट उसका
मतलब सेम नंबर में वो y एक्सिस को भी कट कर रही है, दोनों इंटरसेप्ट सेम है। तो जब भी लाइन का इक्वेशन लिखना है और इंटरसेप्ट का जिक्र हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा जाएगा बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इंटरसेप्ट की बात की गई है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? दैट इज bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। सही है। अब ये पॉइंट कहां पर है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। जो हमें निकालना है वो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब ये जो पॉइंट है, दिस लाइन कंटेन्स दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। तो आप क्या बोल सकते हो? नाउ हियर a has coordinate 3, 4 satisfies equation 1। रीजन क्या है? बिकॉज दैट लाइन कंटेन्स द पॉइंट एंड देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप? x कोऑर्डिनेट इसके अंदर रख दिया 3b, y कोऑर्डिनेट इसके अंदर रख दिया प्लस 4a इज इक्वल टू ab। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इंटरसेप्ट की कंडीशन यूज करते हैं। गिवन, व्हाट इज गिवन? ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, तो हमारे लिए हमारे लाइन में a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x इंटरसेप्ट, और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इंटरसेप्ट। तो गिवन क्या है? a इज इक्वल टू b गिवन है, दोनों इंटरसेप्ट बराबर है। यहाँ पर लिखो इंटरसेप्ट्स ऑन द कोड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, मतलब वो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को जहां पर कट कर रही है वो दोनों पॉइंट्स इक्वल है। सही है। हाँ, तो a इज इक्वल टू b है। अब इस कंडीशन को यहाँ पर रख देते हैं, a की जगह b रख देते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 कैसे बन रहा है देखिए, a की जगह b रख दिया तो 3b प्लस a की जगह b रख दिया 4b इज इक्वल टू a की जगह b रख दिया b स्क्वायर। तो दैट इज क्या मिल रहा है आपको? 7b इज इक्वल टू b स्क्वायर। दैट इज क्या हुआ? b स्क्वायर माइनस 7b इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज b इन ब्रैकेट b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू 0 होगा या फिर b का वैल्यू 7 होगा। अब क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है तो जो b का वैल्यू वही a का वैल्यू हो गया, और जो b का वैल्यू वही a का वैल्यू हो गया। मतलब लाइन या तो ओरिजिन से पास करेगी या फिर 7, 0 एंड 0, 7 से चली जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा दोनों सिचुएशन में? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस y इज इक्वल टू mx। अब लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स कौन से? एक ओरिजिन में से जा रही है लाइन और दूसरा पॉइंट कौन सा है? 3, 4। स्लोप निकालना है ना। लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स कौन से हो गए? लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड अनदर पॉइंट ऑन द लाइन इज 3, 4। तो स्लोप क्या हो गया? y इज इक्वल टू 4/3x, 4 - 0 अपॉन 3 - 0। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया? 3y इज इक्वल टू 4x। ये एक इक्वेशन हो गया लाइन का। दूसरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा? ये आपके इंटरसेप्ट है, इसको यहाँ पे रख दो, आपका जो भी इक्वेशन है किसमें भी रख दो, जैसे इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर x और y के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। a इंटरसेप्ट और b इंटरसेप्ट क्या आ गया? 7, 7 आ गया ना। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? 7x प्लस 7y इज इक्वल टू, मतलब क्या हो गया? x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो ये एक टाइप का एग्जांपल है जिसके अंदर इंटरसेप्ट्स के बीच का रिलेशन दिया जाएगा और लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए। तो जब भी इंटरसेप्ट का जिक्र होगा और लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लेंगे सबसे पहले तो, कि चल भाई तेरे को लाइन का इक्वेशन बताना है, चल लाइन का इक्वेशन ये आता है। हमें लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कहा था, हमने सीधा बोल दिया कि x/a + y/b इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब उसमें क्या निकालना बाकी? सिर्फ a और b का वैल्यू निकालना है। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ चलिए, तो इसका किस्सा खत्म। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। आपको क्या करना है 12 के अंदर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस दे रखे हैं a b c। a का कोऑर्डिनेट है 6, -1, b का कोऑर्डिनेट है 2, 5,
लक्ष नाही बघत होतं मी तुमचं गेले लागले गुंगायला -4 -3 तो ये एबीसी के वर्टेक्सेस है। अब आपको क्या कहा गया है इस ट्रायंगल में जितनी भी अल्टीट्यूड्स बनती है भैया उसका इक्वेशन निकालिए। अब अल्टीट्यूड भी तो लाइन ही है, लाइन का पार्ट ही तो है, तो उसका इक्वेशन निकाला जा सकता है ना। कैसे? अब लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास 5 अलग अलग फॉर्म्स है। या तो लाइन के ऊपर का एक पॉइंट पता हो और लाइन का स्लोप पता हो, या फिर लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स पता हो, या फिर लाइन के ऊपर क्या लाइन का स्लोप पता हो, लाइन का वाई इंटरसेप्ट पता हो, या फिर लाइन के दोनों इंटरसेप्ट पता हो, या फिर लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो, और वो जो भी परपेंडिकुलर बन रहा है उसका एंगल पता होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं। अब अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालने के लिए इनमें से कौन से फॉर्म पे हमारा अल्टीट्यूड फिट बैठता है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अल्टीट्यूड क्या होता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का अल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल के वर्टेक्स में से उसके अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, निकाला गया परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं इसको नाम दे दिया हमने AD, तो अल्टीट्यूड हो गया। अब ऐसे और कितने अल्टीट्यूड निकाले जा सकते ट्रायंगल को? मैक्सिमम टोटल 3 होते हैं, अभी और 2 निकाल सकते हैं। तो जैसे इसका इक्वेशन निकालने के लिए जो तरीका अपनाया जाएगा वही बाकी दोनों का के लिए जाएगा। तो मैं इसका बता देता हूँ, बाकी 2 आप निकाल सकते हो। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे AD का इक्वेशन लिखना है, मुझे AD का इक्वेशन लिखना है, तो मेरे पास क्या है? A दिया हुआ है, मतलब AD के ऊपर का एक पॉइंट गिवन है मेरे पास। मुझे AD का इक्वेशन लिखना है तो A गिवन है ना मेरे पास, तो एक पॉइंट तो मिल गया मुझे। अब आप मुझे बताइए AD इज बिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है BC को, और BC के ऊपर के 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो BC का स्लोप निकल सकता है। और क्योंकि BC का स्लोप आएगा और AD BC को परपेंडिकुलर है, तो AD के स्लोप, मान लेते हैं AD का स्लोप m है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमेशा याद रखना, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं और अगर आपको अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना है, अगर उन्होंने सामने से नाम भी बता दिया कि AD का इक्वेशन लिखिए, तो समझ लेना कि ये वर्टेक्स से निकाली गई अल्टीट्यूड को AD बोला जा रहा है। और उसका इक्वेशन निकालने का आपके पास टारगेट क्या है कि जब भी तीनों वर्टेक्स दिए हैं तो अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखते समय एक पॉइंट आपके पास रहेगा क्योंकि वर्टेक्स है, तो आप क्या करेंगे? अल्टीट्यूड का स्लोप निकालेंगे। कैसे? अल्टीट्यूड जिस भी साइड को परपेंडिकुलर है उस साइड का स्लोप पहले निकालिए। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो? स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं? ए काही मुलं झोपलेत रे, काही जण तरी पण झोपलेत रे, काय रे? -1 का? कारण 2 परपेंडिकुलर लाईनच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन -1 असतं, बरोबर आहे। आता टार्गेट काय? स्लोप ऑफ AD निकालना टार्गेट है, तो स्लोप ऑफ AD एज इट इज रखते हैं इनटू स्लोप ऑफ BC कितना आएगा? BC तो आपके पास पॉइंट्स है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1, दैट इज स्लोप ऑफ AD इनटू -3 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस प्लस बचा कितना? 1/5। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AD कितना हो गया? -5। स्लोप ऑफ AD आ गया -5। अंदाज काय आलं? इक्वेशन ऑफ AD आलं। कसं? इक्वेशन ऑफ AD मध्ये काय? A वरचा पॉइंट दिलेला आहे आणि AD चा स्लोप माहिती आहे, काय यूज करणार आहे? स्लोप पॉइंट फॉर्म, बरोबर आहे। हां, मग देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD इज y minus y1 is equal to m into x minus x1. A चे कोऑर्डिनेट काय आहेत? 2,5 आहेत आणि देयरफॉर y minus m कितना है? -5, x minus x1 कितना है? 2, that is y minus 5 is equal to -5x plus 10। तो 5x को इधर ले जाए तो 5x plus y is equal to
15 झालं. हाँ ए भैया बोल नको रे ला आणि तिथे ये 13 का सोल्यूशन इधर. कळलं का अल्टिट्यूड काढायचं. आणि चला आता ट्रायंगलच्या बघा काय दिलेले तिसऱ्या क्वेश्चन 13व्या क्वेश्चन मध्ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. काही जण लिहित आहेत रे नुसतं लिहिण्यावरचं चालू रे क्लॅरिकल वर्क चालू रे काही जणांचं. त्यांना हे नाही कळत आहे की जर समजून घेतलं तर आपण मनानं नंतर सोडू शकतो. लिहून काय करायचंय आत्ताच्या आत्ता सगळ्यांना 400 रुपये देऊन टाकतो. जा गाईड घेऊन टाका. माझ्यापेक्षा चांगले लिहून दिलेले. मी का देऊ पैसे तुम्ही घेऊन टाका. तुम्ही तुमच्या जर गाईड मध्ये सगळे व्यवस्थित लिहिलेलं आहे ना मग तुम्ही लिहिण्यावर कॉन्सन्ट्रेट करणार का लक्ष देणार. समजून घेणं सगळ्यात पहिले महत्वाचं आहे ना. तुम्ही समजून घ्या ना. बरं लिहायला मी वेळ देतोय ना कारण की आपली जी पीडीएफ बनत नाही. लिहायला वेळ देतो ना. आम्हाला काय वाटतं माहिती का जर टीव्ही घेतला समजा आम्ही तर आम्ही बी 50 प्रश्न करू शकतो त्या एका क्लासमध्ये. आणि आमचा बॉस तर खतरनाक आहे. बॉसला जर त्यांच्या हिशोबाने सोडलं ना तर बॉस एका दिवसामध्ये एक टॉपिक आटकून बॉ एवढं फास्ट आहे. 100 क्वेश्चन घेऊ शकतो बॉस. पण बॉसचं म्हणणं कसं माहिती का आपण समजा टीव्ही घेतला आणि पोराला कळली याची पीडीएफ बनती. पोरं क्लासमध्ये लिहिणार नाही. पोरं जागेवर झोपतील नाही. अर्धे पोरं तर झोपतील. विशेष कळणार नाही. किमान लिहिण्यामुळं काहीतरी करावं लागते त्यांना. काय लिहिते काय नाही थोडं शुद्धीवर राहतेच नाही. आमचं काम शिकवण्याचं काम सोपं होईल बाबा. सिलेबस 15 महिन्यात संपवायचं 12 महिन्यात संपवेल. लक्षात येते का. पण मग मग पोरं क्लासमध्ये लिहिणार नाहीत. मग घरी जाऊन पुन्हा वेळ देतील लिहायला. माझं कसं म्हणणं 40 प्रश्न होण्याऐवजी 4च प्रश्न होत्या पण ते समजून घ्या. तुम्हाला एकदा कळलं ना अल्टिट्यूडचं इक्वेशन काढण्यासाठी काय करावं लागतं संपला विषय त्याचा तिथं. मेन तो गोष्ट ही समझना है आपको. पहली तो बात ये समझनी है कि लाइन का इक्वेशन लिख रहे हो तो उन 5 फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग. अब कौन सा फॉर्म यूज करना है वो दिए गए सिचुएशन के हिसाब से समझ में आएगा. जैसे अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है. कैसे समझ में आया. पॉइंट दिया हुआ है और पता चला कि अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं तो किसी भी साइड का स्लोप निकाला जा सकता है. और अल्टीट्यूड तो साइड को परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप मिल जाएगा आराम से. अब आप मुझे बताइए ट्रायंगल है आपके पास. ट्रायंगल PQR दिया है. 13 का सॉल्यूशन यहाँ पर आ रहा है. ट्रायंगल PQR दिया है तो P के वर्टेक्स क्या है बेटा सॉरी P के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,8 Q का 4,-2 एंड R का -5,-3. सांगा मला काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला. ट्रायंगलच्या 3 साइड्स असतात. प्रत्येक साइडचा परपेंडिकुलर बायसेक्टर. मग आता जर ही साइड आहे या साइडचा परपेंडिकुलर बायसेक्टर म्हणजे एक लाईन असते. परपेंडिकुलर बायसेक्टरचे इक्वेशन काढायचं. काय म्हटले फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल. व्हाट इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर क्या होता है एक लाइन होता है. तो इस साइड का परपेंडिकुलर बायसेक्टर ये हुआ क्योंकि ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर है तो यहाँ पर ये साइन आएगा. अब ये परपेंडिकुलर भी है और बायसेक्टर भी है तो बायसेक्टर होने की वजह से ये जिस पॉइंट में से जाके बायसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हो गया इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट. तो इसका कोऑर्डिनेट आपको आराम से मिल जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्या आएगा 4 - 5/2 एंड -2 - 3/2. तो क्या आ गया आपका मिड पॉइंट -1/2 एंड -5/2. अब ये जो मिड पॉइंट आए हैं ये एक्चुअली उस परपेंडिकुलर बायसेक्टर के ऊपर का एक पॉइंट हो गया. तो जिस लाइन का इक्वेशन मतलब जिस परपेंडिकुलर बायसेक्टर का इक्वेशन निकालना था उसके ऊपर का एक पॉइंट आपके पास आ गया. अब अगेन जैसे एल्टीट्यूड में होता था वैसे यहाँ पर भी होगा क्योंकि QR का आप स्लोप निकाल सकते हो तो अपने आप स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर भी निकलेगा क्योंकि दोनों आपस में डिकुलर है. आई बात समझ में. तो डबल पॉइंट फॉर्म से कर सकते हैं. P से भी जाएगा क्या और P से भी जाएगा ना. कौन सी से जाएगा वो लाइन परपेंडिकुलर बायसेक्टर किसने बताया. है ना. वो तो मैंने ऐसे निकाल दिया. अब ये भी यहाँ पर है. अब
वो तो गनीमत ट्रायंगल निकल गया वैसे ही, है ना? ऐसे थोड़ी जरूरी है, ट्रायंगल कैसे भी हो सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है कि अल्टीट्यूड, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, मीडियन सारे एक ही होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है, उसमें हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्लोप ऑफ लाइन, जैसे इस लाइन को मैंने एल बोल दिया हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, तो लिखने की कन्वीनियंस के लिए तो क्या लिखेंगे, स्लोप, हाँ चलो लाइन क्यों बोलना है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप ही हम बोल देता हूँ। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज यम इनटू स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ इज इक्वल टू -1, तो यम इनटू स्लोप ऑफ क्यू आर क्या आएगा बेटा, -3 + 2 डिवाइडेड बाय y2 - y1 कर दिया, x2 - x1 -5 -4 इज इक्वल टू -1, तो यम इनटू कितना मिल रहा है यहाँ पर आपको, -1 डिवाइडेड बाय -9 विच इज इक्वल टू -1, ये प्लस हो गया, तो m इज इक्वल टू कितना आया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अगेन y - y1 मतलब y + 5/2 प्लस कर दिया सीधा, इज इक्वल टू m -9 into x - x1 प्लस कर दिया सीधा। तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा बेटा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y + 5, डिनोमिनेटर का 2 बच जाता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -9 ब्रैकेट 2x + 1, इधर का 2 और इधर का 2 कैंसिल होगा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लाइन का इक्वेशन कितना मिल रहा है आपको, लाइन का इक्वेशन क्या मिल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, 2y + 5 -18x -9 है ना, -9, तो क्या आएगा, दैट इज 18x + 2y + 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 9x 1 दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को, 9x + y + 7 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इन दो क्वेश्चन से क्या समझ में आया आपको कि ट्रायंगल के अगर तीनों भी ट्रायंगल के अगर तीनों भी वर्टाइसेस दिए हैं तो आप अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख सकते हो और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, और लिखने के लिए क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और स्लोप कैसे निकालेंगे, अल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों भी साइड्स ऑफ ट्रायंगल को परपेंडिकुलर होती है, तो साइड्स के दोनों वर्टाइस, दोनों पॉइंट्स पता है साइड्स के ऊपर के, तो उसका स्लोप निकाला जा सकता है। और फिर रिलेशन यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन से स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या ले रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर a b c। एक ट्रायंगल है, a हैविंग कोऑर्डिनेट 2, -2, b हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 1, c हैविंग कोऑर्डिनेट -1, 0। आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट बोला है किसके, ऑर्थो सेंटर के। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बेटा, अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है। एक ट्रायंगल को कितनी अल्टीट्यूड होती है, 3 अल्टीट्यूड होती है, तीनों एक ही पॉइंट में से पास होती है। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो तीनों क्या होती है, एक ही पॉइंट में से पास होती है। तो ये जो अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है इसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, और इसको मेरे ख्याल से H से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर है तो O लगता है, लेकिन सर्कम सेंटर को वो नाम दे रखा है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। सर्कम सेंटर को C बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर को O बोलते हैं, सेंट्रोइड को G बोलते हैं। सेंट्रोइड को तो G बोला है ना, अभी वो तो ध्यान में बैठा हुआ है कि सेंट्रोइड मतलब G है ना। चल ठीक है, जान दो, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने की क्या तरकीब है, अभी हमने इसके पहले के क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में देखा था कि अल्टीट्यूड का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास अल्टीट्यूड के ऊपर का एक पॉइंट होता है, और अल्टीट्यूड क्योंकि परपेंडिकुलर है साइड को, तो साइड का स्लोप आपके पास दिया हुआ है, तो साइड का स्लोप निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, तो अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकलेगा। तो बेटा दो अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाले, जैसे इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, कोई भी दो अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालिए और उन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल जाएगा। ये मेथड समझना जरूरी है, बाकी तो बात कैलकुलेशन की है। अगर मुझे ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, व्हेन आई हैव गिवन
वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्थो सेंटर है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स, तो किन्हीं दो अल्टीट्यूड्स का मैं इक्वेशन निकालूंगा। अब जैसे यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसको D और इसको नाम दे दिया E। अब मैं अगर AD और BE का इक्वेशन निकालता हूँ, तो AD का इक्वेशन कैसे निकलेगा बेटा, सबसे पहले तो मुझे AD का स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ AD into slope of BC is equal to -1, that is -1 by slope of BC। तो कितना आएगा, -1 by slope of BC कितना है बेटा, BC का स्लोप कितना आएगा, y2 minus y1 that is -1 divided by x2 minus x1 that is -2, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाएगा -2 बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ AD आ गया -2 और AD के ऊपर का पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन ऑफ AD क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ AD इज y plus 2 is equals to m that is -2 x minus x1, तो आपको मिल रहा है y plus 2 is equals to -2x plus 4 that is 2x plus y is equals to 2। अब b का इक्वेशन निकालते हैं, तो b का इक्वेशन निकालने के लिए ac का स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ b is nothing but -1 by slope of ac, तो बेटा -1 बाय स्लोप ऑफ AC क्या आएगा, -2 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2, सही है क्या, एक बार देख लो, आप देख लो एक बार सही है क्या, ठीक है। हाँ, देयरफॉर माय इक्वेशन ऑफ B इज क्या है, इक्वेशन ऑफ B y माइनस y1 is equals to माइनस क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, स्लोप ऑफ AC y2 minus y1 किया -2 x2 minus x1 plus 3 0 minus 2 minus 2 and minus 1 minus 2 minus 3 0 minus 2 नहीं, 0 minus और -2, हाँ, तो y minus y1 is equal to m into x minus x1, x1 भी क्या है, वही है, तो क्या मिलेगा 2y minus 2 is equal to 3x minus 3, तो बेटा इक्वेशन क्या आएगा आपका 3x minus 2y is equal to 1, इसको उधर लिखेगा तो उसको उधर ले आए, तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं, जिनको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x plus y is equals to 2, तो y का वैल्यू कितना आता है 2 minus 2x, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x plus 2y is equals to 4। अब इन दोनों का आपने किया एडिशन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3x plus 4x 7x और इन दोनों का एडिशन 5, तो x is equals to कितना आ गया, मतलब ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ गया 5/7, अब y कोऑर्डिनेट इसी भी इक्वेशन में इसी में डालते हैं, क्या दिया है 2x plus y is equals to 2, x का वैल्यू 5/7, तो 2 into 5/7 plus y is equals to 2, हाँ, तो क्या आएगा 10/7 plus y is equals to 2, that is y is equals to 2 minus 10/7, 4/7, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, therefore h has coordinates 5/7, मेथड समझ में आ गया। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है, अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकाल के साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, कोई भी दो, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते बेटा, लास्ट क्वेश्चन, N is the foot of perpendicular drawn from the origin to line L, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L। अब आपको लाइन L का इक्वेशन निकालना है जो जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, कहां से, ओरिजिन से, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, ये बेटा लक्ष्यदारी है, मुझे बताइए लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया, कहां से ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, ओरिजिन से, लाइन कहां पे हो सकती है,
मुझे बताइए ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया, अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या दिया है 3 -4, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मतलब ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है आपका n, दैट इज 3 -4। मतलब लाइन आपकी कैसे होनी चाहिए, लाइन ऐसी होनी चाहिए, ये लाइन होगी ना, क्योंकि n फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो n फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब लाइन ऐसी होनी चाहिए। तो ओरिजिन हो गया ये। अब आपको क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है जिस लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दे रखा है, आप ON का स्लोप निकाल सकते हो, और ON परपेंडिकुलर है लाइन को, तो लाइन का स्लोप अगर मान लिया m, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, m into slope of ON is equals to -1, and that is m is equals to -1, या फिर लिखो m into स्लोप ऑफ ON क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो -4/3 is equals to -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, and that is m is equals to क्या आ गया 3/4। अब लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है आपके पास, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 मतलब y plus 4 is equals to m into x minus x1, तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 4y plus 16 is equals to 3x minus 9, and that is आपको मिलेगा 3x minus 4y is equals to plus 25। लिखो फास्ट, चलो अब लास्ट पड़ाव पर है हम स्ट्रेट लाइन के। अब हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकाला जाता है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकाला जाता है, ये सबके डेरिवेशन दूंगा, और लास्ट में फिर टॉपिक का समरी बताएंगे, रिवीजन करेंगे क्या क्या पढ़ा, कहाँ से, लोकस से, ठीक है। चलो लिखो फास्ट, हुआ है क्या आज का टाइम, चलिए आज का टाइम हो चुका है, कल मिलते हैं।